हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूं और कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत यूनिट 6 से मैं अमेरिकी व्यवस्थापिका के बारे में बता रहा हूं। अमेरिकन लेजिस्लेचर या यूएसए लेजिस्लेचर के बारे में बता रहा हूं और यूएसए लेजिस्लेचर के अंतर्गत मैं आपको सीनेट बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीनेट के संरचनाओं के बारे में बताया था कि सीनेट की सदस्य संख्या क्या होती है, सीनेट के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती है, सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सीनेट के सदस्यों के विशेषाधिकार क्या होते हैं या वेतन भत्ते क्या होते हैं इत्यादि के बारे में बताया था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सीनेट के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीनेट के कार्य और शक्तियों से अवगत कराने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं सीनेट के कार्य और शक्तियां। तो सीनेट के कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सीनेट और प्रतिनिधि सभा है दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। यूएसए की कांग्रेस कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्लियामेंट या संसद, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, इसी तरह से चीन में जनवादी कांग्रेस कहा जाता है। इसी तरह से विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को या संसद को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो अमेरिका की कांग्रेस के दो सदन, एक सीनेट है और दूसरा प्रतिनिधि सभा है। यह वीडियो समाप्त करने के पश्चात मैं आपको प्रतिनिधि सभा की तरफ ले चलूंगा। तो आइए देखते हैं सीनेट की कार्य और शक्तियां। पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां सीनेट की। चूंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति अनुत्तरदायी होती है। भारत में क्या है कि संसदीय शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्रियों का जो निर्माण होता है वह व्यवस्थापिका से होता है। व्यवस्थापिका का जो निम्न सदन है लोकसभा से ही होता है, यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि वह अपनी मनमानी करती है तो लोकसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है और उसकी कुर्सी या उसकी सत्ता जा सकती है, यानी कि सरकार भंग हो सकती है। लेकिन हम अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका में कार्यपालिका अलग है और व्यवस्थापिका अलग है। व्यवस्थापिका का अलग से चुनाव होता है। व्यवस्थापिका के जो दो सदन है, प्रतिनिधि सभा, सीनेट, दोनों का अलग से निर्वाचन होता है। और कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति, वहाँ एक ही नाममात्र की या वास्तविक कार्यपालिका एक ही है, वही राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, यानी कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता तो है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एक निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है, उस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हम जनता के द्वारा होता है। वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि तीनों शक्तियां एक दूसरे को अवरोध और संतुलन करती रहे, एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करती रहे, कोई भी अधिक शक्तिशाली न होने पाए। तो ऐसे में सीनेट जो है वह कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है, कुछ मामलों में नियंत्रण रखती है। जैसे कि राष्ट्रपति जो नियुक्तियां करता है, जब चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष का होता है, तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जब वह शपथ ग्रहण करता है तो प्रशासन के संबंध में, प्रशासन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करता है। संघीय पदाधिकारियों की नियुक्तियां करता है, जैसे राजदूतों की नियुक्तियां करता है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां करता है, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो यह राष्ट्रपति की नियुक्ति तभी तक वैध मानी जाती है जब तक सीनेट का अनुमोदन न मिल जाए। यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्तियां कब वैध मानी जाती हैं, जब सीनेट उसको अनुसमर्थन प्राप्त कर दे, सीनेट उसको समर्थन दे दे। तो जब तक सीनेट उसको समर्थन नहीं देती है तो वह नियुक्तियां अवैध मानी जाती है, तो इस तरह से राष्ट्रपति को हर नियुक्तियों के संदर्भ में सीनेट का समर्थन लेना होता है। जब तक सीनेट का समर्थन नहीं मिलता है तब तक वह नियुक्तियां वैध नहीं मानी जाती हैं। जैसा कि संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति कांग्रेस के अवकाश के समय नियुक्तियां कर सकता है। يعني कि जब चूंकि सीनेट की या प्रतिनिधि सभा की या हम कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है। अधिवेशन
वर्ष में एक बार होता है, एक बार होता है, यानी कि जनवरी में प्रारंभ होता है, जनवरी में प्रारंभ होता है। तो इसमें यह प्रथा विकसित हो गई है कि कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति जिसकी नियुक्ति करता है, जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, पदाधिकारियों की या संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करता है, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, या संघीय पदाधिकारी या संघीय कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जिसकी भी नियुक्ति करता है, तो इसको कांग्रेस के द्वारा अनुमोदन मिलना चाहिए। यदि कांग्रेस इसको समर्थन नहीं देती है, नियुक्तियों पर को अनुमोदित नहीं करती है, तो यह नियुक्तियां अवैध मानी जाती है। तो ऐसे में एक प्रथा विकसित हो गई है कि राष्ट्रपति जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, यानी कि कांग्रेस का अवकाश उस समय हो और कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो रहा हो, तो ऐसे समय में वह नियुक्तियां कर सकता है, और जब तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, तब तक यह नियुक्तियां वैध ही मानी जाएंगी। जब अगला कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ होगा, तो उस अधिवेशन में इस नियुक्तियों को स्वीकृत कराना पड़ेगा। यदि स्वीकृत नहीं कराती है, तो यह फिर इनको अपदस्थ कर दिया जाता है, यानी कि ये नियुक्तियां वैध हो जाती है। लेकिन फिर राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर सकता है। राष्ट्रपति जब कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है, तो उस अधिवेशन के दिनों में वह अपनी नियुक्तियां कर सकता है, वह विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्तियां कर सकता है। और यह जो नियुक्तियां होती हैं, यह अस्थायी रहती हैं, यह वैध नहीं रहती। यानी कि अस्थायी कब रहेंगी? जब सीनेट का अनुमोदन मिल जाएगा। जब सीनेट का अनुमोदन मिल जाएगा, तब वह नियुक्तियां अस्थायी हो जाती है। तो इस तरह से सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों पर अपना अनुसमर्थन देता है। जब तक वह अनुसमर्थन नहीं देता है, तब तक नियुक्तियां वैध नहीं मानी जाती हैं। दूसरा हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो विभिन्न विदेशों से संधियां करता है, विभिन्न विदेशों से संधियां करता है या समझौते करता है, उसकी संधियां या समझौते तभी तक मान्य होते हैं जब तक कि कांग्रेस के द्वारा उसको अनुमोदन न मिल जाए। कांग्रेस मतलब कि सीनेट, यहाँ कांग्रेस का तात्पर्य क्या है? सीनेट के द्वारा उसका अनुमोदन न मिल जाए। सीनेट जब तक इन संधियों को, इन समझौतों को स्वीकृत नहीं प्रदान करती है, तब तक यह समझौते, यह संधि वैध नहीं माने जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों पर सीनेट का अनुमोदन अति आवश्यक होता है। तो हम इस तरह से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति विदेश नीति जो बनाता है, विदेश नीति के अंतर्गत वह जितने समझौते करता है, संधियां करता है, सभी समझौते और संधियों पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब सीनेट की स्वीकृति मिल जाती है, तो वह संधियां या वह समझौते वैध हो जाते हैं, यानी कि अस्थायी हो जाते हैं। वैसे राष्ट्रपति अपने शासन के संचालन के संबंध में कुछ क्षणिक समझौते कर सकता है, क्षणिक संधि कर सकता है, लेकिन उन संधियों को सीनेट के द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। अब तीसरा देखते हैं, महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया जो है, यह राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया किसके ऊपर लगाई जाती है? राष्ट्रपति के ऊपर लगाई जा सकती है, उपराष्ट्रपति के ऊपर लगाई जाती है, न्यायाधीशों के ऊपर लगाई जाती है, यानी कि संघीय पदाधिकारियों के ऊपर यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से यह महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया उस दशा में लगाई जाती है जब वह राष्ट्रपति देशद्रोह में लिप्त हो, रिश्वतखोरी में लिप्त हो, दुष्कर्म या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो। तो इन आधारों पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है। यह सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की जाती है? प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है। प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है। तो प्रतिनिधि सभा की जो न्यायिक समिति होती है, यह सबसे पहले महाभियोग की जांच करती है, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यों की जांच करती है। न्यायिक समिति राष्ट्रपति के कार्यों की जांच करती है। यदि यह पाती है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के पर्याप्त आधार हैं, तो उन आधारों पर प्रतिनिधि सभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है और फिर उसको सीनेट में भेज दिया जाता है। फिर दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अलग-अलग 2/3 बहुमत से यह महाभियोग की प्रक्रिया पारित कर दी जाती है और फिर राष्ट्रपति को अपदस्थ कर दिया जाता है। तो इसमें सीनेट की 2/3 बहुमत भी आवश्यक होता है। प्रतिनिधि सभा का 2/3 बहुमत तो आवश्यक है ही साथ सीनेट का भी समर्थन 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता है,
किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसे में वह किसी भी दो प्रत्याशियों को, यानी कि जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है, दो प्रत्याशियों में से किसी को भी उपराष्ट्रपति घोषित कर सकता है, किसी को भी उपराष्ट्रपति चुन सकता है। तो ये जो है सीनेट के कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं। अब आते हैं पहला कार्यपालिका संबंधी कार्य और दूसरा है विधायी कार्य। जैसा कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर विधि का निर्माण करती हैं, विधि का निर्माण करती हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा मिलकर विधि का निर्माण करती हैं। तो जो विधेयक होता है दो प्रकार का होता है। यह जो विधेयक होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको कि बिल दो प्रकार का होता है। एक साधारण विधेयक होता है जिसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं, ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। दूसरा होता है वित्त विधेयक जिसको हम मनी बिल कहते हैं, वित्त विधेयक और ऑर्डिनरी विधेयक। तो जो साधारण विधेयक होता है वह किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कांग्रेस के किसी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे पहले वह सीनेट में प्रस्तुत किए जाएं, चाहे वह पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किए जाएं। लेकिन यदि पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है तो सीनेट के द्वारा भी उसमें समर्थन मिलना जरूरी होता है, यानी कि सीनेट को पर्याप्त अधिकार होता है। जैसा कि कहा जाता है कि सीनेट द्वितीय सदन है लेकिन विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है, तो सीनेट प्रतिनिधि सभा के द्वारा भेजे गए विधेयकों को वह स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या संपूर्ण रूप से संशोधन कर सकता है। तो संपूर्ण रूप से संशोधन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो साधारण विधेयक होते हैं या गैर वित्त विधेयक होते हैं, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। उसके पश्चात वह राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर करने के लिए, अनुमति प्राप्त करने के लिए। तो राष्ट्रपति फिर उस पर अनुमति दे देता है, तो वह विधेयक क्या होता है, कानून बन जाता है। लेकिन वित्त विधेयक के संदर्भ में वित्त विधेयक केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल और केवल प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात वह सीनेट में भेज दिया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सीनेट को पर्याप्त शक्तियां हैं, तो सीनेट इस वित्त विधेयक पर, सीनेट जो होता है यह वित्त विधेयक पर संशोधन कर सकता है, वित्त विधेयक पर संपूर्ण संशोधन कर सकता है, काट छांट कर सकता है। इसको पर्याप्त अधिकार प्राप्त है, वित्त विधेयक पर यह संशोधन कर सकता है। तो संशोधन कर जब संशोधन तो वह संशोधन कर सकता है, उसके पश्चात उसको 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। वित्त विधेयक को भी सीनेट के 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। जब वित्त विधेयक को सीनेट के 2/3 से पारित कर दिया जाता है, प्रतिनिधि सभा से पारित कर दिया जाता है, तो अंततः यह कहाँ जाता है, यह राष्ट्रपति के पास जाता है। अंततः यह राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर यह विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत में या ब्रिटेन में द्वितीय सदन को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ भी, यानी कि भारतीय संसद में जो वित्त विधेयक होते हैं वह लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन राज्यसभा को इस पर कोई अधिकार नहीं दिया गया है, पर्याप्त अधिकार नहीं दिया गया है। उसको 14 दिनों के अंदर उसको वापस करना होता है। इसी तरह से ब्रिटेन में भी हम देख सकते हैं कि राज्यसभा को 1 महीने के अंदर उसको वापस करना होता है। वह कुछ नहीं कर सकता है, कोई संशोधन नहीं कर सकता है उस पर, वह नामों का चेंजिंग भी नहीं कर सकता है, यानी कि एक मात्रा का संशोधन नहीं कर सकता है, कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। लेकिन अमेरिका में हम देख सकते हैं कि सीनेट को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। सीनेट विधेयकों को, किसी भी विधेयक को, चाहे वह वित्त विधेयक हो, चाहे वह वित्त विधेयक हो, चाहे वह साधारण विधेयक हो, किसी भी विधेयक को वह संशोधित कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने के पश्चात उसको पारित कर सकता है। तो इस तरह से जितनी भी विधायी प्रक्रियाएं होती हैं, सारी विधायी प्रक्रियाओं में प्रतिनिधि सभा और सीनेट को लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विधेयकों के संदर्भ में दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं, यानी कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होने चाहिए, उसके पश्चात ही वह राष्ट्रपति का सिग्नेचर होने पर कानून बनता है। तो हम इनके कार्यों का विश्लेषण करने के पश्चात यह हम ज्ञात कर सकते हैं कि सीनेट प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तिशाली है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तीसरा, संशोधन संबंधी कार्य। संविधान संशोधन, जो अमेरिका में संविधान का संशोधन होता है, उस संशोधन पर दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। उस संशोधन संबंधी विधेयक पर दोनों को समान शक्तियां प्राप्त हैं। जो संविधान संशोधन संबंधी विधेयक होते हैं वह कांग्रेस के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, चाहे प्रतिनिधि सभा में, चाहे वह कांग्रेस में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
परंतु दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रतिनिधि सभा में भी संवैधानिक संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए और सीनेट में भी 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। जब दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में सम्मेलन या समन्वय समिति बुलाया जाता है और उस विधेयक को सम्मेलन और समन्वय समिति में सौंपा जाता है। सम्मेलन या समन्वय समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि सभा के भी सदस्य होते हैं और सीनेट के भी सदस्य होते हैं। तो सीनेट के सदस्य और सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य मिलकर समन्वय समिति में उस विधेयक से संबंधी गतिरोध को दूर करते हैं और उसमें समान संख्या में भाग लेते हैं दोनों। और समन्वय समिति में या सम्मेलन समिति में दोनों सदनों के सदस्य समान संख्या में भाग लेते हैं और जब सहमति बन जाती है तो उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है। चौथा हम देखते हैं अन्वेषण संबंधी शक्तियां। अन्वेषण यानी कि जांच पड़ताल, खोजबीन, छानबीन, अन्वेषण संबंधी शक्तियां। जो सीनेट होती है वह कार्यपालिका के विधायी कार्यों की जांच कर सकती है या विभिन्न संघीय पदाधिकारियों के विधायी कार्यों की जांच कर सकती है और उनके विरुद्ध न्यायिक जांच समिति गठित कर सकती है। इस तरह से हम देखते हैं कि सीनेट राष्ट्रपति के सभी विधायी कार्यों की जांच कर सकती है। वह न्यायिक समिति बनाती है, न्यायिक समिति बनाकर वह राष्ट्रपति के कार्यों की जांच करती है। इसके अलावा जितने भी संघीय पदाधिकारी होते हैं उन संघीय पदाधिकारियों की कार्यों की जांच करती है। यदि दोषी पाया जाता है तो उस अधिकारी को हटना पड़ता है। जैसे कि राष्ट्रपति हार्डिंग के समय तेल घोटाला हुआ था तो राष्ट्रपति हार्डिंग के समय तेल घोटाला हुआ था तो सीनेट ने न्यायिक जांच समिति गठित कर दी और राष्ट्रपति के तेल घोटाले की जांच की और जिसमें जितने भी मंत्री संलिप्त थे लगभग 3 मंत्रियों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह विभिन्न मंत्रियों के कार्यों की जांच भी करती है, उनके विधायी कार्यों की जांच करती है, प्रशासनिक कार्यों की जांच करती है। यदि दोषी पाती है तो उनको हटाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा देखते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। यह कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य सीनेट निर्वाचन संबंधी कार्य, यह निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य कौन सी करती है? जैसे कि जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो सीनेट में ही मतों की गिनती की जाती है। सीनेट में ही मतों की गिनती की जाती है, मतों की गणना की जाती है। और किसी विशेष स्थिति में यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वह प्रथम 2 प्रत्याशियों में से किसी भी प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति घोषित कर सकता है। किसी भी प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति घोषित कर सकता है जो सबसे अधिक मत पाया हो। इसके अलावा सीनेट अपने उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। सीनेट में बहुमत से ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है या उपसभापति का निर्वाचन होता है या प्रो टेम्पोरोर का निर्वाचन होता है। तो इस तरह से सीनेट को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। हम देखते हैं कि अमेरिका की कांग्रेस किसी भी मामले पर कानून बना सकती है, 2/3 बहुमत से वह कानून बना सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सीनेट की कार्य और शक्तियां बताया। कार्यपालिका संबंधी कार्य सीनेट के कौन कौन से कार्य हैं? पहला कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरा आप लोग लिखिएगा विधायी कार्य या विधि निर्माण संबंधी शक्तियां, तीसरा है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां, चौथा है अन्वेषण संबंधी शक्तियां और पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्तियां या निर्वाचन संबंधी कार्य। ये जो शक्तियां मैं आपको सीनेट का बता रहा हूं यही शक्तियां प्रतिनिधि सभा की भी है। यही शक्तियां लगभग प्रतिनिधि सभा की भी है। तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा की लगभग समान शक्तियां हैं, लेकिन सीनेट शक्तिशाली है। अब सीनेट शक्तिशाली क्यों है इसको मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं सीनेट समाप्त किया, कांग्रेस का उच्च सदन या द्वितीय सदन सीनेट समाप्त किया। भाग 1 में मैंने बताया था सीनेट की संरचना, यह भाग 2 है और इसके अंतर्गत मैं सीनेट के कार्य और शक्तियां आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रतिनिधि सभा लेकर आऊँगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।